बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे अहम खबर जो हमने पहले भी एक दो आपसे शेयर की थी कि DGISI को तोसी दी गई है और अभी ये तोसी 3 माह, 6 माह या साल के लिए नहीं, बल्कि इस ऑर्डर के अंदर जो इतलात हैं वो यही हैं कि ताहुक्म सानी कि टिल फर्दर ऑर्डर आप काम जारी रखें। इसका बुनियादी मकसद जो है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके अंदर बड़ा अहम किरदार है इनका। तो उस किरदार के जो हतमी नताइज हासिल करने हैं, उसके लिए उनको इस सिस्टम के अंदर रखना ज़रूरी है, इसलिए उनको तोसी गई है। वो नताइज हतमी क्या हैं, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ इतवार को उठा रहे हैं और पहले ही दिन जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे तो उनके लिए बड़े अहम चैलेंजेस दरपेश होंगे। कुछ चैलेंजेस हमने वहाँ पे आपसे पहले भी ज़िक्र किया था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए एक ये भी होगा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि 2 हिस्सों के अंदर तकसीम दिखाई दे रही है। जजों की बड़ी वाज़ेह तकसीम थी, जितने भी बेंचेस तश्कील दिए जा रहे थे जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, उसके ऊपर बहुत से जजेस ने खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ भी किया। बड़े इख्तलाफी नोट आए, प्रेस स्टेटमेंट तक जो है वो जारी, जितने भी इख्तलाफी नोट या खतूत लिखे जाते थे मीडिया को बाकायदा रिलीज़ किया जाता, तो ऐसा लगता जैसे एक पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है। तो क्या चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब इस मनसब पे आएँगे तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस हम आहंगी को बरकरार रखेंगे, करेंगे कायम, या वो जो कशीदगी थी, तक़सीम थी, वो बदस्तूर कायम रहेगी और मामलात इसी तरह आगे बढ़ेंगे? फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस जो होंगे वो किस अंदाज़ के अंदर जो है कि वो इंसाफ़ फराहम कर सकते हैं? इस वक़्त भी जो PDM से वाबस्ता जमातें और बिलख़सूस PMLN जो है कि उनका जो सोशल मीडिया और उनके जो साइट के लोग हैं जिस किस्म के नैरेटिव बना रहे हैं उनके बारे में, वो बज़ाते ख़ुद उनकी शख्सियत, उनकी क्रेडिबिलिटी और निज़ाम इंसाफ़ के लिए सवालिया निशान होंगे कि ऐसे लगता है जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं और उन तयशुदा चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाना है। और जिसकी मैंने पहले बात की कि DGISI के जो मनसब को इस पे तोसी दी गई है टिल फर्दर ऑर्डर, और उनको कुछ चीज़ों को मनती अंजाम तक पहुँचाना है, जिसमें लंदन प्लान का भी तज़किरा किया जा रहा है। तो उस लंदन प्लान को काज़ी साहब के साथ भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जब आएँगे तो एक बड़ा वसी पैमाने के ऊपर जो है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी विदिन सुप्रीम कोर्ट होगी। और ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के करीब समझे जाते थे जजेस, उनके खिलाफ आपको अभी याद होगा रिसेंट पास के अंदर बेशुमार दरख्वास्तें जो हैं कि वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा समेत मुतअद्दिद जजेस के बारे में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के करीबी जज समझे जाते थे, उनको जो है कि सुप्रीम कोर्ट से आला अदालतों से जो है कि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए से फ़ारिग किया जाएगा। और मरीम नवाज़ साहिबा का आपको एक पब्लिक रैली के अंदर खिताब, जिसके अंदर उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, कहा था कि वो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं। वो क्योंकि इस वक्त सीनियरिटी में काज़ी साहब के बाद जो है कि सरदार तारिक और सरदार तारिक के बाद इजाज़ुल एहसन है, तो सरदार तारिक साहब तो अगले 3-4 महीनों के अंदर रिटायर हो जाएंगे। तो फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन होंगे और फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर। तो इस तरह से ये बड़ी जो सूरत हाल है, इसके ऊपर नून लीग ये कह रहे हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन को जो है कि उनको भी फ़ारिग किया जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी है और बड़ी मुश्किल हालात भी होंगे काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए। बिलख़ुसूस कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देखना होगा कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है और क्या काज़ी साहब ख़ुद बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ़ उनको आएगा, या वो तमाम के तमाम 16 जजेस के ऊपर, अब 16 तो नहीं है 15 हैं, कि उनके ऊपर फुल कोर्ट बनाते हैं और उससे फ़ैसला लेते हैं। 7 जजेस का तो माइंड पहले से पता है, बाकी 8 जजेस अगर उनके साथ आ जाते हैं तो फिर 8-7 का अगर ये फ़ैसला होता है तो फिर ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो फ़ैसले करेगी। इस 3 रुकनी कमेटी के अंदर फ़िल वक़्त तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा, सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन होंगे, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब जस्टिस सरदार तारिक रिटायर हो जाएंगे तो फिर इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर के कंट्रोल में आ सकती है। तो बेंचेस की तश्कील सारा का सारा वो अक्सरियत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी चाहेंगे कि इस वक्त जो फ़ैसला इन्हीं 7 जजों से अगर करवा लिया जाए और जो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं कि उसी तरह से चलती रहें, तो फिर इख्तियारात एक जो चीफ जस्टिस है उनके पास होंगे और उनकी सवाबदीद होगी बेंचों की तश्कील पर। तो इसलिए ये काफ़ी इफ़ एंड बट्स आ रहे हैं।
दूसरी तरफ एक और बड़ी मुश्किल जो है कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो समाअत चल रही थी उसके ऊपर जो फ़ैसले हैं अब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हाथ में आएँगे। और ये हमेशा आइन की बालादस्ती और आइन को अपने हाथ में रखते थे, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस में जाएँ या किसी भी तकरीब में खिताब करने जाएँ, बात करते थे। तो अब ये उनका बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा कि वो फ़ौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने ख़ुद जब आइनी तरमीम हुई थी तो उसको उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था और कहा था कि हरगिज़ हरगिज़ किसी दौर के ऊपर भी ये फ़ौजी अदालतों को अदालत तस्वर नहीं किया जा सकता, ये एग्ज़ेक्टिव को कैसे जुडिशरी के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। तो इसलिए अभी उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि फ़ौजी अदालतों की वो तौसीक़ कर सकें या उनकी हमायत में फ़ैसला दे सकें। तो अगर दिया तो फिर वो अपने उस फ़ैसले की नफ़ी करेंगे। और फिर एक और मामला जो हमने बात की 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से, तो अभी पीटीआई की जो पिटीशन थी उसको तो वापस भेजा गया एतराज़ लगा के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पिटीशन के ऊपर डायरी नंबर लगा हुआ है। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा वाज़ेह फ़ैसला देना पड़ेगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के कैसे बाईपास किया जा सकता है। अभी इस एक हफ़्ते के अंदर कोई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जितनी ताख़ीर होगी तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी मुश्किलात उनको पहले हफ़्ते के अंदर ही सामने नज़र आएँगी। फिर दूसरा मामला इमरान खान की ज़मानत का, जो अभी उनको साइफ़र केस के अंदर जो है कि ज़मानत मुस्तरद हुई है, तो उसकी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक बार फिर ये अपनी अदालत में मुकर्रर की है और इस दफ़ा ये सिंगल बेंच होगा। इनके साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं वो नहीं होंगे और ये यकनुक्ती बेंच होगा। वो ख़ुद इसकी समाअत करेंगे मंडे को, और मंडे को समाअत होगी, फ़रीक़ैन को नोटिस होंगे और ये फिर अगले 2-4 दिन की तारीख़ दी जाएगी। और इसके ऊपर ख़्याल ये किया जा रहा है कि एक हफ़्ते के अंदर ही इसके ऊपर फ़ैसला हो जाएगा और इसके ऊपर शायद फ़ैसला महफूज़ करके ज़्यादा देर ना रखा जा सके, क्योंकि बाकी 3-4 अहम केसेस जो हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर फ़ैसले महफूज़ हैं, नहीं सुनाए गए, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हो रहा है। और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट जो है मुसलसल कार्रवाई आगे बढ़ा रही हैं। तो इस केस के अंदर ख़्याल ये किया जा रहा है कि एक हफ़्ते के अंदर वो डिसीजन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है, तो इसलिए अब अगर नैब इमरान खान को गिरफ़्तार करता है तो पुराने कानून के तहत जो है कि अब उनको 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड जो है कि इकट्ठा मिल सकता है। तो इसलिए ये बाज़ लोगों का ख़्याल है कि इधर से ज़मानत होगी और नैब के केस के अंदर उनको गिरफ़्तार करके और फिर एक लंबा रिमांड लिया जाएगा, ताकि उनको कम से कम 1 महीना सीधा-सीधा जो है कि अपने पास रखा जा सके। तो इसलिए ये ख़्याल हो रहा है कि यहाँ से उनकी ज़मानत हो जाएगी। और फिर एक और बड़ा अहम मामला आसिफ अली ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसमें सरदार लतीफ़ खोसा को जिस इशू के ऊपर शोकॉज़ नोटिस दिया गया है कि आप एक मुखालिफ सियासी जमात और जिनको सज़ा हुई है उसका केस लड़ रहे हैं। प्रोफेशनल वकील किसी का भी वकील हो सकता है, केस लड़ सकता है। यही सरदार लतीफ़ खोसा ने PMLN की लीडरशिप के केसेस लड़े हुए हैं, लेकिन किसी पे एतराज़ नहीं होता। हामिद खान जो है कि दीगर सियासी जमातों के केसेस लड़ते हैं। अली ज़फ़र, ख्वाजा हारिस नवाज़ शरीफ के वकील भी थे और फिर इमरान खान के वकील भी थे। तो इसलिए ये बड़ी अजीब एक मंतक दी गई और इसके ऊपर जो उनको शोकॉज़ नोटिस दिया गया और फिर ख़ास तौर के ऊपर उनकी जो तकरीर थी वकला कन्वेंशन से, और वो भी आइन की बालादस्ती और 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से थी, तो उसके ऊपर ये कहा गया जी कि सिक्योरिटी इदारों पर उन्होंने तनकीद की। तो ये जो बुनियादी सोच थी पीपल्स पार्टी की, जो भुट्टोइज़्म था, मेरा ख़्याल है कि ये बहुत से लोगों का ख़्याल है कि जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ जो है पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन आसिफ ज़रदारी के दौर में जिस अंदाज़ के अंदर इत्तेज़ाज़ एहसन को नोटिस जारी किए गए थे, लतीफ़ खोसा को नोटिस दिए गए और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को पार्टी से निकाला गया टिकट, उनसे नशिस्त वापस ली गई सेनेट की, तो ये बुनियादी तौर पर ज़रदारी साहब जो हैं कि वो पीपल्स पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं और पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किलात होंगी। और इसीलिए शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब को ऐसी सियासत करनी चाहिए कि मुस्तक़बिल में हमारे लिए मुश्किलात ना हों। लेकिन इस वक्त ज़रदारी साहब अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए जो है कि अपनी पार्टी की मुश्किलात, अपने नज़रिए की मुश्किलात के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तो लेट्स से देखते हैं मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।